अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अब जैसे जैसे बारिश आएगी आप डेंगू के केसेस भी सुनने लगोगे। अब डेंगू डेंगी दोनों ही बोलते हैं, वैसे डेंगी बोलते हैं इसको, पर वाइब तो डेंगू की आती है, लगता है कि बीमारी हो रखी है। तो ये जो डेंगी है ना, अभी हुआ क्या, एक वैक्सीन इंडिया ने भी बनाई है, एक वैक्सीन ब्राजील ने भी बना रखी है, और दोनों का जो लाइसेंस मिला हुआ है कंपनीज को वो मिला है फ्रॉम यूएस, यूएस का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है। तो सिनारियो समझना ये ध्यान से सुनना पहले। तो एक आ गया यूएस, यूएस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दो कंट्रीज हैं ब्राजील, और एक आ गया इंडिया। दोनों ने जो मतलब वैक्सीन बनाई है ना, जिस मैकेनिज्म के ऊपर, उसको बोलते हैं लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का मतलब होता है कि जो वायरस की फॉर्म है वीकन वाली, थोड़ी उसको कमजोर कर दिया जाएगा, वही किसमें डाली जाएगी फिर, इंसान के अंदर। तो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन किसने लाइसेंस दिया है, तो यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। इन्होंने भी बनाई, इन्होंने भी बनाई। ब्राजील ने कैंपेन शुरू कर दिया कि डेंगू फ्री करना है हमको अपनी कंट्री को, तो वैक्सीन लगाना शुरू कर देते हैं। लगभग 5 लाख की पॉपुलेशन है जिनको ये वैक्सीनेशन दी गई, और थोड़े से केसेस बिगड़ गए, 42 केसेस थे। मतलब अगर ये 5 लाख की पॉपुलेशन में भी देखें तो 0.008% ही केसेस इमर्ज करे। 2 लोगों की जैसे डेथ हुई, एक अभी अंडर ट्रीटमेंट है। तो ये वाला सिनारियो बना ब्राजील के अंदर। तो ब्राजील ने बोला इंडिया को कि यार देख, तूने भी कहां से लिया था लाइसेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से, तो शायद तुम्हारे वाली जो वैक्सीन है उसमें भी ये प्रॉब्लम कल को इमर्ज कर सकती है। शायद 5 लाख की पॉपुलेशन पे वो 3 केसेस इतने मैटर नहीं करते, बट स्टिल एक फैमिली तो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो एक बार आप भी अपने वैक्सीन के जो ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी फेज 3 में चल रहा है हमारे वाला, तो उसको दोबारा से देख ले। मतलब स्क्रूटनी जो है वो थोड़ी स्ट्रिंजेंट तरीके से ही करना। ये ब्राजील ने इंडिया को बताया कि कंसर्न है वैक्सीन को लेके। एंड डेंगू की एक चीज और याद रखना कि अभी मंथ चल रहा है कौन सा, जून, जून के मिड में आ गए हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर बारिशें भी होंगी और डेंगू के केसेस भी आएंगे, क्योंकि जहां पे भी स्टेगनेंट वाटर होता है वहां पे ये डेंगू वायरस का जो मच्छर और मछलियां होती हैं, दे डू ब्रीडिंग, प्रॉपर ब्रीडिंग चलती है। और अभी अभी सुबह सुबह, अभी मैं जब ये पीपीटी बना रही थी, मैंने देखा वो जो मच्छर होता है, कौन सा मच्छर होता है इसका, हाँ नहीं, फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो जो है वो मलेरिया के लिए होता है, कॉज नहीं करता, कॉज नहीं करता। हाँ यस, अब थोड़े पहुंचे। एक टर्म आएगी यहाँ पे वेक्टर, और सुनो स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा ने लास्ट टाइम पूछ लिया था इसके ऊपर। एक आता है वेक्टर, एक आता है कॉजिटिव एजेंट। पहले तो ये दोनों टर्म्स ध्यान रखना। वेक्टर जो होता है ये सिर्फ कैरी करने का काम करता है। किसको कैरी करेगा, इस पॉजिटिव एजेंट को। दोनों में डिफरेंस है, जैसे अभी बोला आपने फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो कॉज करती है, कॉज नहीं करती, वो वेक्टर होती है। बहुत बड़ी डिफरेंस है इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर। एंड पॉजिटिव एजेंट जो एक्चुअल में कॉज कर रहा है उस बीमारी को। फॉर एग्जाम्पल एक बीमारी लिख लेते हैं इस तरफ, तो मलेरिया। अब मलेरिया, ओहो कहाँ लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पे डिजीज का नाम मलेरिया। अब जो मलेरिया है इसका जो वेक्टर है वो फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो है, पर उसको जो कॉज कर रहा है वो कौन है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हाँ कोई भी रख लेना यार, बट मोर देन 116 स्ट्रेन्स हैं इनकी, ठीक है, इन वाले की। तो वाइवेक्स ये क्या चीज है, ये प्रोटोजोआ, ठीक है। ये एक्चुअल में पॉजिटिव एजेंट है। तो एक डिजीज होती है आपकी, जैसे मलेरिया देखा, पर इसका जो वेक्टर था वो क्या था, फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो, फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो। एक्चुअल में इसको कॉज कौन कर रहा था, तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या चीज है, ये प्रोटोजोआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये प्रोटोजोआ की वैरायटी है, ना ये बैक्टीरियल है ना वायरल है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। एंड दूसरी डिजीज का एग्जाम्पल हमने उठा लिया डेंगू। डेंगू की जो वेक्टर है वो भी मच्छर ही है, पर मच्छर थोड़ा स्टाइलिश होता है। देखा ये वाला तो सभी ने देखा है, ब्राउनिश शेड होती है थोड़ी, मारा तो सभी ने है, इतने शरीफ नहीं हो आप, काटेगा वो। मैंने पहले मैकेनिज्म देखा था कि सच में कैसे ब्लड सक करता है, उसका ऐसे एब्डोमेन पूरा भरता चलता है, पूरा रेड हो जाता है, फिर मारा पटाखा, और जब पटाखा मारा वो मर गया और ब्लड भी ऐसे स्प्लैश कर जाता है, पर उसकी बॉडी का कलर देखोगे वो ब्राउनिश रहता है थोड़ा सा, ठीक है। और जब डेंगू का मच्छर आइडेंटिफाई करना हो, आजकल पार्क्स वगैरह में आप बैठोगे, इवन अभी उधर भी था ऑफिस वाली साइड में, उसकी ना टांगों पे ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं, ब्लैक व्हाइट इस तरह से पैचेस बने होते हैं। वही इसकी आइडेंटिफिकेशन भी रहती है कि यही वाला जो मस्कीटो है वो डेंगू कॉज करने का पोटेंशियल रखता है। जरूरी नहीं होता इस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होगा, और इसका नाम क्या होता है, एडीज एजिप्टाई, एजिप्टाई स्पेलिंग्स देख लेना, एडीज एजिप्टाई। और इसके अंदर क्या होता है पॉजिटिव एजेंट, तो उसको ना डेंगू वायरस बोल देते हैं, कई जगह पे आर्बो वायरस भी लिखा होता है, तो ये वायरस का नाम आ गया। तो एक चीज आपको दिख रही है, मलेरिया और डेंगू दोनों ही आपस में डिफरेंट है। जहां पे डेंगू वायरस की वजह से हो रहा है, ऊपर मलेरिया आपने देखा वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। कौन सा, जॉन्डिस तो अलग ही चला गया ना, वो तो
नहीं नहीं, जॉन्डिस क्या बोलते हैं उसको, पीलिया, वो तो लीवर के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हेपेटाइटिस वायरस का रोल आ जाता है, वो डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। मतलब डेंगू और मलेरिया को नहीं जोड़ सकते, उसके सिम्टम्स भी बहुत डिफरेंट आते हैं। मलेरिया और डेंगू हुआ है किसी को यहाँ पे? बॉडी के ऊपर रैशेस भी पड़ते हैं, रेड कलर की स्पॉटिंग हो जाती है, मलेरिया में होती है ऐसी स्पॉटिंग? मलेरिया हुआ है किसी को? नहीं हुआ है, चलो ठीक है, पिछले बैच में थे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको हुआ था ये। तो ये जो डेंगू वायरस है या आर्बो वायरस है, ये किस तरह का इन्फेक्शन हुआ? ये वायरल इन्फेक्शन है, दोनों डिफरेंट है। मतलब जब भी कोई ऐसी इक्सचिक करके एक वैक्सीन बनी थी, ये चिकुनगुनिया के लिए बनी थी, जब भी ये वैक्सीन बनती हैं या ट्रायल्स में होती हैं, पेपर में सवाल बन जाते हैं, और यूपीएससी का है ये रिकॉर्ड, वो पूछते हैं वैक्सीन के ऊपर सवाल। AEDES AEGYPTI, स्पेलिंग एक बार फिर भी चेक करनी है आपने, ठीक है? वाई का पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो देख लेना उसको। अब यहाँ पे हुआ क्या, तो ब्राजील वाला सिनारियो मैंने समझाया, वहां पे कैंपेन चल रही थी कि हमने वैक्सीन लगानी है क्योंकि डेंगू के केसेस इमर्ज करते हैं, और अगर दूसरा इन्फेक्शन होता है डेंगू का, वो फेटल भी कई बार प्रूव होता है, प्लेटलेट्स एकदम से घट जाते हैं बॉडी के, तो ये डेंगू फेटल भी होता है। तभी जब एक बार हो जाता है ना किसी को, तो उसकी एक्स्ट्रा केयर करी जाती है कि ओडोमोस लगा के जाए, जहां पे मच्छर हो वहां से भाग लेना है, मच्छर का वेट नहीं करना है कि ये भागेंगे, तो ये सिवियर हो जाता है केस, इस वजह से बोला जाता है। अब डेंगू वायरस, तो एक तो ये डेंगू वायरस की वजह से होता है, और ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है, तो फ्लेवी वायरस। अब इसके 4 सीरोटाइप है। सीरोटाइप का मतलब है इसका जो प्रोटीन का एनवेल्प है वो डिफरेंट दिखेगा, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट, टोटल 4 सीरोटाइप्स हैं। और जो वैक्सीन है वो आजकल ऐसे ट्राई करी जाती है कि एक ही वैक्सीन फिट कर जाए सारे सीरोटाइप्स के लिए, मतलब इसकी थोड़ी सी जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। डेंगू वायरस 1, 2, 3 एंड 4। सीरोटाइप का मतलब जो बाहर की आउटर कवरिंग होगी, प्रोटीन का एनवेल्प लगा होगा, वो वेरी करेगा। इसके लिए आगे मैंने एक इमेज लगाई है, वहां से आपको पता लग जाएगा, पर पहले यही याद रखो कि 4 सीरोटाइप्स के लिए। अब जब आप वैक्सीन बनाते हो ना, आप 4 दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, 4 के लिए मैं 4 लिख रही हूँ, और 4 के लिए हम टेट्रा लिख सकते हैं। टेट्रा भी क्या इंडिकेट करता है? 4। कई बार क्या किया जाता है, थोड़ा थोड़ा सैंपल सारे ही स्टेन्स का लिया जाता है और एक ही टाइप की वैक्सीन बनाई जाती है, उसको बोलते हैं वन फिट फॉर ऑल, मतलब एक ही वैक्सीन बनाओ और वो सबके लिए फिट कर जाए। अब कई बार दिक्कत क्या आती है कि शायद पहला और दूसरा जो सीरोटाइप है उसके लिए बढ़िया से वो रिएक्ट कर जाए, तीसरे और चौथे में कोई रिस्पॉन्स ही ना करे, ये पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, डिस्पाइट इसके कि आपने बनाई कैसी थी, वो टेट्रावेलेंट नेचर की, कि फर्स्ट स्ट्रेन का भी था, दूसरे का भी था, तीसरे का भी था, चौथे का भी था, पर पॉसिबिलिटी रहती है कि शायद इसका भी शो कर दिया कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स डेवलप हुआ, इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, शायद इसका नहीं हुआ, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहती है जब भी आप ऐसे वन फिट फॉर ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन बनाने की ट्राई करते हो। अब दूसरी चीज, ट्रांसमिशन किसकी वजह से होती है, तो स्प्रेड करता है बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज एजिप्टाई। अब देखो वाई ठीक लिखी थी मैंने पीछे स्पेलिंग, तो एडीज एजिप्टाई क्या इंडिकेट हो रहा है यहां से कि ये वेक्टर है। वेक्टर का काम क्या है, सिर्फ इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना। मान लो ये जो इंसान है इसको ऑलरेडी डेंगू हो रखा था, डेंगू हो रखा है, तो इसकी बॉडी में क्या है, डेंगू वायरस, इसको आके एडीज एजिप्टाई ने काटा, और वो जब ब्लड को सक करेगी तो उसके अंदर भी क्या जा चुका है, वो डेंगू वायरस जा चुका है। आगे मान लो ये कोई हेल्दी ह्यूमन है, इसको अभी डेंगू का केस नहीं आया था, पर यही वाली मच्छर इसको भी काटती है, और जब काटती है तो वो जो वायरस था जो उसके एब्डोमेन में था, वो सलाइवा के थ्रू किसके अंदर जा चुका है, एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर। तो तभी जब ये सारा मॉनसून वाला सीजन आता है तो मना करा जाता है कि पार्क में अगर स्टेगनेंट वाटर भी है तो नहीं बैठना है वहां पे जाके। क्यों? क्योंकि ये केसेस आते हैं, मशीन भी आती है स्प्रे करते हुए, वो स्प्रे किस लिए करा जाता है केमिकल्स का, कि मच्छर वगैरह अगर अवेलेबल है स्टेगनेंट वाटर वाले एरिया के अंदर तो उनकी डेथ हो जाए, वहां पे ब्रीडिंग ना हो। हाँ, ये मान लो ये जो एडीज इजिप्टी था, इसका ब्लड नॉर्मल था, एडीज इजिप्टी मच्छर की बात कर रही हूँ, वो जब इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगा तो ब्लड सक करेगी, ब्लड सक करेगी तो दूसरे को भी तो काटेगी जाके, अगर मरी नहीं तो दूसरे को भी काटेगी, तो दूसरे के अंदर ट्रांसमिट कर देगी। तो ये इन्फेक्टेड हुआ किससे, मच्छर, यहाँ पे ह्यूमन से ही, इन्फेक्टेड ह्यूमन से ही। अब आप बोले ओरिजिन कब हुआ, ओरिजिन हुआ होगा कुछ सेंचुरीज पहले, ये इमर्ज करती गई बीमारियां आगे आगे पास करती गई, तो आज के टाइम पे ओरिजिन को छोड़ के मेन फोकस किया जाता है फटाफट से वैक्सीन बनाई जाए, ठीक है? नहीं, इतर वायरसेस के डिफरेंसेस होते हैं, वायरसेस के भी साइजेस होते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जो आप बोल रहे हो एसटीडीज का केस, उसमें ट्रांसफ्यूज होना जरूरी होता है तभी तो ब्लड का, छोटे मोटे इन्फेक्शन तो हो जाते हैं स्प्रेड वैसे ही, पर एसटीडीज के केस में आप हमेशा सुनोगे कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ था या फिर निडल कॉमन सी यूज कर ली थी, तो इसी वजह से साइजेस का भी डिफरेंस होता है। बेशक वो माइक्रो और नैनोज में होते हैं, पर स्टिल साइज यहाँ पे मैटर करता है। अच्छा, जब वैसे हाँ इतना तो वेरी करता ही है, ये कर जाता है थोड़ा बहुत, पर एक्चुअल रीजन नहीं है ये,
ये पहले बता दूं मैं, ये एक्चुअल रीजन नहीं है। उनको तो मेन चाहिए होता है नर्व सेंटर, मतलब जहां पे आपका ब्लड का फ्लो जाता रहे वहां पे उनको सेंटर चाहिए होता है, सॉफ्ट स्पेस, फिर उसके थ्रू वो फैल ही जाता है। तो इतना कुछ नहीं होता कि हाइट तक फैलते हैं, नहीं। एक्चुअल जो है वो इनकी बॉडी का डिफरेंस है मॉर्फोलॉजिकल, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो दूसरे वाले मच्छर होते हैं इनकी ब्राउन कलर की ज्यादा आपको बॉडी दिखाई देगी। और दूसरा जो मैंने पैच वाला आपको बताया कि टांगों के ऊपर ब्लैक और व्हाइट कलर की पैचिंग है, आप देखोगे वो भी ऊपर तक उड़ रहे होते हैं, सेम हाइट। तो हाइट वाला इतना रीजन नहीं है, पर इनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट इज मॉस्किटो ज्यादातर डे टाइम में ये काटेगा, ये डिफरेंस आ जाता है। यस, जो दूसरे वाले मच्छर होते हैं वो क्रीपस्कुलर से आपको दिखेंगे, एक्सट्रीम सुबह के टाइम पे आपके कान के पास में म्यूजिक बजाएंगे, या फिर शाम के टाइम पे जैसे शाम होती है तब एक्टिवेट हो जाएंगे। ये वाला जो एडीज इजिप्टी है ये आपको रेगुलरली दिख जाता है डे टाइम पे भी। और जैसे कि अभी मैंने मारा उसको जब, तो वो भी मॉर्निंग से आगे हम एक्सीड कर चुके हैं, 10 बज रहे थे प्रॉपर, तो एक्टिवेट रहते हैं डे टाइम पे। तो थोड़ा अवॉइड ही करना, काटने मत देना कि डेंगू हो जाए, आराम से रेस्ट करना है, वैसा मत करना। कहीं को होता है ऐसा भी साइकोलॉजिकल कि बीमार हो गए तो ब्रेक मिल जाएगी। अब कमीशन का पेपर है, वो भी याद रखना है कि एक बारी ब्रेक लगी तो न्यूज़पेपर छूट जाएगा। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट्स क्या क्या आते हैं। तो नंबर 1, देखो सिम्टम वेरी कर सकते हैं, फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर कंडीशन दोनों ही रहेंगी। हाई फीवर, हेडेक रहती है, आंखों के पीछे दर्द रहता है, मसल और जॉइंट पेन है, नोजिया और वॉमिटिंग, स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं और बॉडी पूरी थकी हुई रहती है, फटीग रहती है। सिवियर में क्या होगा, पेट दर्द इमर्ज करेगी, यहाँ पे सिवियर एब्डोमिनल पेन रहेगी, वॉमिटिंग कॉन्टिन्यूअसली आती जाएगी, एंड बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो भी लगभग काफी लॉस कर जाएंगे। ब्लीडिंग होती है गम्स और नोज से, और वॉमिट और स्टूल के अंदर भी कई बार ब्लड की प्रेजेंस दिखेगी। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी रहेगी, ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाएगा, ऑर्गन डैमेज होना शुरू होते हैं, और ये फेटल हो सकता है अगर अनट्रीटेड रह जाए। तो तभी जो डेंगू का पेशेंट होता है, एक बार डेंगू हो जाए तो दूसरी बारी उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी ट्राई करी जाती है कि दोबारा से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये जो सेकेंड इन्फेक्शन है ये डेंजरस क्यों हो सकता है। एक तो आपने पीछे देखा कि इसके सीरोटाइप कितने थे टोटल, 4। अब आपको थोड़ी है पता कि अगली बार जब एडीज इजिप्टी आएगी तो कौन से वाला सीरोटाइप लेके आएगी। तो शायद वो जो अभी यहाँ पे एक टर्म लिखी है ना, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, आगे ये और भी डिटेल में है जो ब्राजील ने स्पेसिफिकली बोला है टू इंडिया। पर दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, मान लो कि जो डेंगू का पहला केस आया था उसमें सीरोटाइप 1 था। अब जब सीरोटाइप 1 था उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया पेशेंट ने, और जब ट्रीटमेंट लिया तो उसकी बॉडी ने क्या बनाने शुरू कर दिए थे, एंटीबॉडी। एक तरह से सोल्जर्स होते हैं जो उनके साथ फाइट करेंगे। अब जब डेंगू पहली बार हुआ, सीरोटाइप 1 की स्ट्रेन थी वहां पे, कंसीडर कर लो आउट ऑफ 4 पहली वाली जो स्ट्रेन थी वो फर्स्ट वाली थी। अब जब फर्स्ट स्ट्रेन थी, आपका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बाद बॉडी ने क्या बना दी वहां पे, एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीबॉडी बनी थी किसके अगेंस्ट बनी थी, सीरोटाइप 1। अब मान लो दोबारा से अगला मानसून सीजन आया, वही मच्छरों का जो लेवल था वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, फिर से डेंगू हुआ उसी पेशेंट को, और इस बार जो सीरोटाइप था वो 2 था। एंटीबॉडीज तो बन रखी हैं पहले वाले ट्रीटमेंट की वजह से, वैक्सीन लगी होगी, खुद बॉडी का इम्यून सिस्टम भी अवेलेबल होता है, वो भी क्या करता है यहाँ पे एंटीबॉडीज को बनाता है। अब दूसरी बारी क्या हुआ कि जो सीरोटाइप 2 गया ना, एंटीबॉडी थी बॉडी में, पर वो किसके लिए थी, सीरोटाइप 1। मतलब जो इन्फेक्शन है वो नए तरीके से देखा जाएगा बॉडी के थ्रू कि एक तो नया इन्फेक्शन आ गया। पिछली वाली जो एंटीबॉडी थी वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये डेंगू कॉज करेगा। क्यों, क्योंकि सीरोटाइप और सीरो 1 एंड 2 के बीच में एक चीज कॉमन थी कि इनका प्रोटीन एनवेल्प तो डिफरेंट था, पर बाकी आरएनए ही दोनों का जेनेटिक मटेरियल था। दोनों की बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, पर प्रोटीन जो कवर था वो डिफरेंट था। तो ये ट्राई करेगी कि मैं इससे लड़ लूं, पर इसको पता नहीं है किसी इंटेंसिटी से फाइट बैक करेगा। तो ये लड़ाई तो करेगी, पर कई बार क्या होता है ये लड़ाई करते करते इसकी बॉडी पे ऐसे मान लेते हैं कि अटैच कर चुकी है। इसको तो पता था कि कहाँ पे इन्फेक्शन कंडक्ट करवाना है, ब्लड के पास लेके जाना है, देन ऑर्गेन्स की तरफ लेके जाना है। कई बार खुद की ही बॉडी की जो एंटीबॉडी थी, जो पिछली बार किसी दूसरी सीरोटाइप के लिए बनी हुई थी, वो इनको एक्चुअल जगह पे ले जाती है जहां पे वो इन्फेक्शन कॉज करना था। इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। अभी और डिटेल में देखेंगे, पर पहले पता लगा एक बार इन्फेक्शन हुआ, दूसरी बार इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडी पहली बार ही बन चुकी थी, दूसरी बार इन्होंने फाइट करने की ट्राई करी। ये ऐसे अज्यूम कर लो आप कोई गेट कीपर है कि गेट कीपर ने ट्राई तो करी लड़ाई करने की, पर बचाते बचाते वो कहाँ भागा, खुद भी अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ वहां ले गया जहां पे लोग एक्चुअल में रह रहे थे। तो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन जहां से वो और ज्यादा स्प्रेड कर सकता था, वहां पे कौन ले जाएंगी, खुद ही एंटीबॉडीज। तो सेकेंड इन्फेक्शन इसी वजह से डेंजरस होता है कि आपको नहीं पता कि कौन से वाला सीरोटाइप अगली बार इन्फेक्शन कॉज करेगा। एंड जो एंटीबॉडीज होती हैं, एक और इनका फीचर कि जब तो इन्फेक्शन हुआ था तब इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। अब विद द टाइम वो इन्फेक्शन दोबारा से नहीं आ रहा है तो इनका नंबर घटने भी लग जाता है। फिर एकदम से जब इन्फेक्शन आया तो उस केस में ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। और इन्हीं मेमोरी सेल्स भी होते हैं इनके,
जो एंटीबॉडीज होती है, मेमोरी भी होती है इनकी एक, तो उसी मेमोरी से तो याद आया कि ऐसा भी आया था इन्फेक्शन पहली बारी। तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, अभी और डिटेल में करना है ये, इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजीज, आपके यूपीएससी और पंजाब का पेपर स्पेशली यहाँ पे आता है इन सारे एरिया से क्वेश्चन। और जो आपका हिमाचल हो गया, देन आपके हरियाणा स्टेट के एग्जाम हुए, वहां पे वो जो पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, वेक्टर कौन था, देन पॉजिटिव एजेंट कौन था, इसके ओरिएंटेड ज्यादा वो सवाल पूछ लेते हैं। प्रिवेंशन क्या हो सकता है कि मॉस्किटो के जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, एक तो उनको रोका जाए, एंड दूसरा मस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स का यूज किया जा सकता है। फुल स्लीव की क्लोथिंग करी जाए, पर ह्यूमिडिटी इतनी होती है, कौन ही प्रेफर करता है कि फुल स्लीव पहने। आप में से खुद को ही देखो, सारे हाफ बाजू में घूम रहे हैं ना आधे से ज्यादा, तो ये होता है, नेचुरल ह्यूमन नेचर है। मच्छर के चक्कर में अपना पहनने का ढंग जो है वो कोई नहीं छोड़ता। इसके बाद स्टेगनेंट वाटर अगर घर वगैरह के आसपास भी है, उसको रिमूव किया जाए तो बढ़िया है ना। वो जो पॉट होल हो रखे हैं, सरकार देखिए उनको, खड्डे बन रखे हैं, उनको फिलअप करे। मतलब वो बार बार आप स्प्रे करोगे वो ठीक है, पर उस स्प्रे से भी थोड़ी देर के लिए नॉजिया हो जाता है लोगों को। आफ्टर दैट वैक्सीनेशन डेवलप करी जा रही है और कुछ एरियाज में इंट्रोड्यूस भी कर दी गई है, जिसमें एक एग्जाम्पल आपने देखा ब्राजील का, और दूसरा जो अभी इंप्लीमेंट करेगा वो आएगा इंडिया। तो तभी ब्राजील ने ये कंडक्ट करे सारे सिनारियो। अब ब्राजील की बात करें, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री लोकेटेड है ब्राजील। सिर्फ 2 कंट्रीज का बॉर्डर नहीं लगता इसका, चिली एंड इक्वाडोर। इक्वाडोर ये देखो, इसका बॉर्डर यहीं पे खत्म हो गया, देन चिली को देखोगे ये बिल्कुल नीचे की तरफ को जा रहा है। बाकी सारी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं अलॉन्ग विद ब्राजील, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, इक्वाडोर और चिली को छोड़ के। बस इतना सा याद कर लो अभी के लिए। एंड कैपिटल क्या आ जाएगी ब्राजील की? ब्रासिलिया, ठीक है, नहीं रियो नहीं है, ब्रासिलिया है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, कंसर्न क्या क्या इमर्ज हुए। डेंगू वैक्सीन कंसर्न, ब्राजील एंड इंडिया। ब्राजील में ये वैक्सीन बनी, वैक्सीन जब बन जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कैंपेन चलती हैं कि अब पॉपुलेशन को ये वैक्सीन प्रोवाइड कर देते हैं। तो 2 डेथ्स यहाँ पे रिपोर्ट हुई। ब्राजील की जो डेंगू वैक्सीन कैंपेन थी, इनकी जो वैक्सीनेशन है ब्यूटेन 10 डीवी है, ये नाम याद रखना। डिफरेंसेस हैं नेम्स में भी, हो सकता है कंट्री स्पेसिफिक आपसे पूछ लिया जाए। तो ब्यूटेन 10 डीवी ये ब्राजील की है। इसको जून 88 को सस्पेंड कर दिया गया कि अब यूज नहीं करेंगे हम इसको दोबारा से। इसके हमें फेजेस, जो फेज ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट करवाने पड़ेंगे कि इसकी जो एक्यूरेसी है, एफिशिएंसी है, वो और ज्यादा ठीक करी जा सके। 42 रेसिपिएंट जिनमें सीरियस एडवर्स केसेस आए, उनमें से 2 लोगों की डेथ हुई और एक को इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में रखना पड़ा। ये 3 केसेस ऐसे हैं जो सबसे सिवियर आए हैं। 42 इंपैक्ट हुए हैं, मतलब आउट ऑफ वो जो 500,000 कितनी पॉपुलेशन लिखी थी उन्होंने, लगभग 5 लाख पॉपुलेशन को जो इंजेक्शन दिया गया था, उसमें से सिर्फ 42 ही केसेस ऐसे आए। पर यहाँ पे ब्राजील ने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा कि इनकी फैमिलीज तो इंपैक्ट करगी। 2 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है, एक जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में है और चांसेस है कि उसकी भी डेथ हो सकती है। तो इंडिया को बोला कि ये कंसर्निंग है बात, और आपकी जो वैक्सीन है वो भी सेम ही फॉर्मूला पे बनी है जैसे कि हमने बनाई। और ये मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए? तो इंडिया की जो वैक्सीन आएगी, अपकमिंग वैक्सीन, उसका नाम है डेंगीऑल। डेंगीऑल ये इंडिया की आ गई। ब्यूटेन 10 जो डीवी आपने देखी है ब्राजील की है, पर जो लाइसेंस मिला है वो दोनों को यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने प्रोवाइड करा हुआ है। दोनों ही लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन हैं। मतलब वो जो वायरस है डेंगी वायरस, उसको निकाला गया, पहले उसे कमजोर किया गया, फिर वैक्सीन के अंदर डाल दिया जो डोज बनी हुई थी। और वो डोज किस में डाल दी जाएगी? एक इंसान के अंदर। मतलब वो वीकेंड फॉर्म इसलिए डाली ताकि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाए। कल को वो सीरोटाइप आता है तो एंटीबॉडी पहले से बनी होंगी। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। और दूसरा टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। टेट्रा यानी कि 4, और आपने पीछे देखा कि डेंगी की कितनी सीरोटाइप्स हैं? 4। तो मतलब ये चारों ही सीरोटाइप्स के लिए बनाई गई है ये जो डेंगी वैक्सीन बनी है यहाँ पे, चाहे से वो डेंगी ऑल है या फिर ब्यूटेन 10 डीवी है, ठीक है, दोनों ही। और दोनों ही किसने डेवलप करी हैं? तो यूएस, सॉरी, दोनों को डेवलप किया है जो यूएस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने फॉर्मूला प्रोवाइड करा था। तो इन दोनों को ये लाइसेंस यूएस ने दिया था। अब डेंगी के सीरोटाइप टोटल 4 देख लिया आपने। वैक्सीन का जो डिजाइन होता है वो किस बेसिस पे बनता है? तो इसके प्रोटीन एनवेल्प होती है। ये जो बाहर से आपको कवरिंग दिख रही है ना, ये वाले जो एरियाज हैं ये क्या करते हैं? बॉडी के ऊपर अटैच करने में हेल्प करते हैं। बॉडी यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सेल भी हो सकता है, वो टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, एनीथिंग, उसके साथ चिपकने में इसको हेल्प करेगा। अब जब बोला ना कि सीरोटाइप कितने हैं टोटल? 4। अब यहाँ पे देखो 4 तरह के कलर बताए, येलो दे दिया, ग्रीन दे दिया, ब्लू दे दिया और एक रेड कलर दिया हुआ है। ये जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए है कि इनका जो आउटर कवरिंग है, प्रोटीन कोट है, वो आपको डिफरेंट दिखेगा चारों ही सीरोटाइप्स के अंदर। पर अगर स्ट्रक्चर देखोगे फुल सेम सा बना हुआ दिखाई देगा आपको। तभी आपने पीछे एडीई टर्म जो पढ़ी कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, उसमें यही बोला था ना कि पहले भी आया था शायद ये इन्फेक्शन, पर इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एंटीबॉडी पूरी तरह से फाइट नहीं कर पाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है इसका सेम है बिल्कुल, बस कलर में चेंजेस बताए कि थोड़ा थोड़ा जो प्रोटीन का एनवेल्प है वो डिफरेंट है। एक तो ये डिफरेंस आप नोट कर लो। मतलब जो प्रोटेक्शन है
हम चाहते थे कि टेट्रावेलेंट बनाई तो चारों ही सीरोटाइप के अगेंस्ट ये फाइट कर सके, पर कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस रहे जिस वजह से 2 डेथ्स भी देखने को मिली और एक को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना पड़ा और टोटल 42 रेसिपिएंट ऐसे अफेक्ट हुए। मतलब कोई ना कोई कंसर्निंग चीज तो थी जो इस टेट्रावेलेंट वैक्सीन में थी। एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स, एक तो होता है टाइप स्पेसिफिक एंटीबॉडी। टाइप स्पेसिफिक एंटीबॉडी मतलब थोड़ी क्वांटिटी में बनेगी पर एक ही टाइप का सीरोटाइप होगा, यहाँ पे टाइप स्पेसिफिक कि टाइप 1 के लिए है, 2 के लिए, 3 के लिए या 4 के लिए स्पेसिफिक रहेगा। एंड दूसरा है क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज, ये लार्जर अमाउंट में बनेगी। लार्जर अमाउंट में क्यों बनेगी, मतलब ये चारों एक तरह के जो सीरोटाइप है उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी रहती है जब भी एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। एंटीबॉडी जो डिपेंडेंट एनहांसमेंट है वो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बता दिया, वो जो पीछे देखा रहा हमने बस उसी का रिटन फॉर्म है कि पहली बार जब डेंगू हुआ तो सीरोटाइप 1 आया था, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी। अब 1-2 साल के बाद शायद दोबारा से वो डेंगू वायरस उस पेशेंट की ही बॉडी में गया जो एक टाइम पे डेंगू से सफर कर चुका था, पर इस बार जो सीरोटाइप था वो डिफरेंट था। सीरोटाइप 2 हमने अज्यूम कर लिया, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बस डिफरेंट आया। अब जो एंटीबॉडी थी वो पहले बन गई थी, अब एंटीबॉडी ने ये तो रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये वाला इन्फेक्शन पहले भी आ चुका है, उसको याद आई। पर इस बार हुआ क्या, वो फाइट करने के लिए जैसे उस सीरोटाइप के साथ फाइट करने लगे, ये वाला सीरोटाइप इस बार स्ट्रांग था, एंटीबॉडी में उतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं इसके साथ फाइट कर सकूं, और एंटीबॉडी इसके साथ लड़ते लड़ते उसी डायरेक्शन में लेके जा रही थी कि जहां पे पॉसिबिलिटी होती कि इस ऑर्गन में हमें और भी एंटीबॉडी कैच करेंगी, क्योंकि पिछली बार भी इन्फेक्शन के टाइम पे हम यहीं गए थे। अब एंटीबॉडी वीक पड़ी हुई थी, जैसे गेट कीपर लगाया, गेट, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है आपने, एक एपिसोड आता है उनकी चोरियां बड़ी होती हैं उस टाइम पे, अंजलि की पता नहीं गोल्ड की चेन उठा लेते हैं चोर, हाँ बस यस देखा है। शेर सिंह नाम का एक वो गेट कीपर लेके आते हैं। अभी शेर सिंह ना बड़ा शो ऑफ करे जा रहा था, तो सोडी ने क्या किया, उसको ट्राई करने के लिए रात को वो चोर बन के आया। चोर बन के आया तो वो जो शेर सिंह था ना वो बाहर को नहीं भागा ना, उसने फाइट करी, वो अंदर को भागा कॉलोनी और सबको जगाने लगा कि उठो उठो उठो। और यहाँ पे अब कौन थे सबसे ज्यादा विक्टिम, वो लोग ही तो थे जिनको बचाना था। तो सेम यहाँ पे भी यही सिचुएशन बनती है, एंटीबॉडी गई तो इसलिए थी वहां पे कि मैं बचा सकूं, पर सभी को इन्फ्लुएंस में ले आया उस सीरोटाइप के। तो यहाँ पे वो जो दूसरा सीरोटाइप आया था पहले उसको नहीं थी पता डायरेक्शन, अब क्या हुआ, ये एंटीबॉडी आए थे उसके लिए लड़ने के लिए, लड़ा तो नहीं गया पर उधर ही ले गए जहां पे उनको उम्मीद थी कि यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए आ जाएगा, और वो ऑर्गन वही थे जहां पे पिछली बार फाइट चल रही थी। तो इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, कि वायरस को खुद नहीं रास्ता ढूंढना पड़ा उस नए सीरोटाइप को, ये लड़ने के लिए आई थी एंटीबॉडी, पर कहाँ लेगी, वहीं पे लेगी जहां पे इन्फेक्शन को और ज्यादा कॉज करना था। तो ये इसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। इसकी वजह से और भी ज्यादा फेटल डेंगू के केसेस आते हैं। एक उम्मीद में रह जाओगे ना, आपकी वैक्सीन लगी थी, वो शायद उस सीरोटाइप के ऊपर काम ही नहीं कर रही थी, वो बाद में पता लगा। कई बार जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं वो 3-4 साल के बाद भी आते हैं, मतलब जब वैक्सीन लगी उस टाइम कुछ नहीं हुआ, 3-4 साल के बाद पता लगा, जब शायद वो दोबारा से इन्फेक्शन के सामने आता है और अब कुछ और बॉडी रिस्पॉन्स करती है, तो उस टाइम पे होता है कि वैक्सीन तो लगी थी फिर से कैसे हो गया केस, और उस टाइम पे सिवियर भी हो जाता है और कई बार फेटल भी प्रूव होता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस यही निकल के आता है कि एडवर्स जो इवेंट होते हैं डेंगू वैक्सीन के दौरान उनको कंसीडर किया जाए, और अगर अनट्रीटेड रह जाए तो उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। सिम्टम अभी क्या क्या रिपोर्ट करे गए हैं जो ब्राजील में हुआ, एक तो सिवियर एब्डोमिनल पेन आ रही है, तो ये हमने देखा था कि सिवियर वाले सिम्टम्स आएंगे, पहले माइल्ड थे ना जिसमें बुखार था, हल्की बुल्की पेन थी, ये सिवियर वाले हैं। परसिस्टेंट वॉमिटिंग, माइल्ड वाले केस में भी थी वॉमिट और नोजिया, पर इतने लेवल पे नहीं थे, अब यहाँ पे परसिस्टेंट है। एंड तीसरा ब्लीडिंग वो स्टूल, गम्स, नोज, हर जगह से यहाँ पे आपको ब्लीडिंग दिखाई देगी। एंड कंसर्न यही है कि जो सिवियर डेंगू का फीचर होता है वही रिजेंबल कर रहा है वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट, तो ये कंसर्निंग है। अब वैक्सीन डेवलपमेंट बैकग्राउंड, ये NIH टेक्नोलॉजी है, लाइव एट्यूनेटेड। एक बार ये पंजाब के पेपर में आ गया था रेबीज का कि कौन से प्रिंसिपल पे बनाया गया है, तो आप भी याद रखेंगे कि डेंगू का किस पे है, लाइव एट्यूनेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसी के ऊपर, यानी कि वीकेंड फॉर्म डाली जाती है वायरस की। एंड दूसरी चीज यहाँ पे टेट्रावेलेंट वैक्सीन की फॉर्म में बनाया गया, मतलब हर सीरोटाइप का एक एक छोटा छोटा सैंपल लिया गया और चारों को जोड़ दिया गया और उस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये टेट्रावेलेंट वैक्सीन बना दी गई। लाइसेंस किस किस को दिया गया है, तो ये जो इंस्टीट्यूटो ब्यूटेन है, ये कौन सी कंट्री की कंपनी लग रही है, ब्राजील, तो इसी के ऊपर तो नाम बना है ब्यूटेन डीवी, तो वो डेंगू वैक्सीन है किसकी, ब्राजील की। एंड दूसरा आता है पेनेसिया बायोटेक, ये हमारा ये न्यू दिल्ली बेस्ड, और इसके फर्दर और भी छोटे छोटे लैबोरेटरीज हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया, तो इनको ये लाइसेंस प्रोवाइड करा था किसने, यूएस ने, और इन्होंने फिर बनाया, और रिजल्टिंग वैक्सीन क्या क्या निकल के आई, ब्राजील की ब्यूटेन डीवी और इंडिया की आई डेंगू ऑल। फिलीपींस का एक्सपीरियंस क्या रहा,
इन्होंने मोर देन 8 लाख चिल्ड्रन को एडमिस्ट करा था, ऐसे कोई डेंगू वैक्सीन था, और बाद में 3 साल के बाद एडवर्स इवेंट्स निकल के आए उन बच्चों के अंदर। मतलब जो सवेयर डेंगू के सिम्टम्स होते हैं वो 3 साल के बाद उन्हीं बच्चों में आए जिनको वो वैक्सीनेशन दे दी गई थी। तो वो जो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता वैक्सीन को लेके, वो यही रीजन होते हैं कि बाद में जाके शायद कोई और सवेयर सिम्टम इमर्ज करे। और इसके बाद फाइंडिंग्स क्या निकल के आई कि मोनोवेलेंट वैक्सीन की तरह इसने काम करा। अब आपने कैसी बनाई थी, टेट्रावेलेंट, पर यहाँ पे लिखा है मोनोवेलेंट। मोनो का मतलब सिंगल, मतलब सारे सीरोटाइप के अगेंस्ट ये वर्क नहीं कर पाई है, कुछ एक सीरोटाइप के अगेंस्ट वर्क कर पाई, बाकी ये जो 3 थे वो रह गए। तो एक तो ये इसका मेजर फाइंडिंग निकला जो ब्राजील में हुआ। और एंटीबॉडी सिर्फ डेंगू वायरस 4 के लिए ही बन पाया है, जो सीरोटाइप नंबर 4 है सिर्फ उसके लिए ही एंटीबॉडी बनी हुई है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर 4 वीकेंड वायरसेस को भी हम मिक्स कर देते हैं तो इसका ये जरूरी नहीं होता कि वो टेट्रावेलेंट इम्यूनिटी शो करे ही करे। ठीक है, एक होता है वो शायद प्रेवलेंट रह ही जाता है, उसी के अगेंस्ट फिर वो फाइट करेगा इन्फेक्शन। क्वेश्चन अब यही इमर्ज कर रहे हैं कि क्या ये जो टेट्रावेलेंट वैक्सीन है क्या ये प्रॉपर्ली फंक्शन करेगी आगे चल के। मतलब अभी तो 42 रेसिपिएंट है, क्या पता हो सकता है लेटर स्टेजेस में और भी इन्फेक्शन इमर्ज करे। इन्होंने कैंपेन चला दी, 3rd फेज कंप्लीट था। देखो हर कंट्री की चॉइस होती है। फेज 1 जो होता है एनिमल्स कंसीडर करे जाते हैं, फेज 2 हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं कि जो डेथ बेड पे हो चुके हैं लोग उनके ऊपर ट्राई कर लेते हैं। फेज 3 आता है, पॉपुलेशन को आगे बुलाया जाता है कलेक्टिवली कि आप आए, हम अपनी वैक्सीन को ट्राई करना चाहते हैं। कहीं वॉलंटरली आते हैं, कहीं जगह पे थोड़ी मॉनेटरी हेल्प भी कर दी जाती है, और कहीं बहुत ज्यादा जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वहां पे आप देखोगे कि क्लिनिकल ट्रायल 4th लेवल पे भी करे जाते हैं। ये ट्रायल करना जरूरी इसीलिए होता है कि हम देख सकें हमारी वैक्सीन कितनी अच्छी बनी हुई है। ब्राजील में हो चुका था फेज 3 तक का ट्रायल, जो हमारे वाला है वो भी चल रहा है। वो जो डेंगू ऑल देखा ना, इसका 3rd फेज चल रहा है अभी के लिए। तभी ब्राजील ने पहले बोल दिया इंडिया को कि हमने एक ही जगह से लाइसेंस लिया था, सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने वैक्सीन बनाई है, पर हमारे यहाँ पर 42 एडवर्स केसेस आए हैं, और जब आइडेंटिफाई करा तो ये देखा गया कि टेट्रावेलेंट तो बनाई थी, मतलब 4 जो स्ट्रेन्स थी सीरोटाइप थे उनके लिए तो बनाई थी, पर इसने फाइट सिर्फ सीरोटाइप नंबर 4 के लिए की है। तो एंटीबॉडी सिर्फ एक ही सीरोटाइप के लिए बन रही है। तो पॉसिबिलिटी है कल को अगर सीरोटाइप 1, 2 या 3 जाता है तो उसके लिए वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो एक चीज तो ये यहाँ पे इन्होंने बताई। क्लियर अंकुश? ठीक है। और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ से उठता है कि क्या जो वायरल इंटरफेरेंस है ये वैक्सीन की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करती है। हो सकता है सीरोटाइप 1 ज्यादा स्ट्रांग है 2 से, 2 ज्यादा है 3 से, 4 ज्यादा है 3 से, कुछ भी सिनारियो बन सकता है। क्या ये जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट है ये भी डेथ में कंट्रीब्यूशन करता है? जो आपने देखा कि भाग रहा था वो, पर अंदर ही चला गया जहां पे एक्चुअल में इन्फेक्शन फैलना था, तो उसने तो लोकेशन ही बता दी वायरस को कि यहाँ पे आके अटैक कर। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या फेटेलिटी इसकी वजह से भी इंक्रीज कर रही है, और क्या डेंगू ऑल भी सेम रिस्क फेस करेगा, क्योंकि बना तो सेम ही प्रिंसिपल के ऊपर है। जैसे यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने लाइसेंस जब दिया तो दोनों को सेम ही टेक दिया है, इंडिया को भी और ब्राजील को भी। तो ये क्वेश्चन मार्क हैं जो इमर्ज कर जाते हैं। बाकी कुछ डेटा गैप्स हैं। ये देखो एफिशिएंसी अगेंस्ट जो 3rd सीरोटाइप था और 4th सीरोटाइप था अननोन सा है अब, मतलब एक वेग सी स्टेज बन चुकी है कि किसके अगेंस्ट इसने एक्चुअल में फाइट करा। और बाकी ये जो सब टाइप्स हैं ब्राजील के अंदर ड्यूरिंग फेज 3 टाइप ये इतने ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थे। अब देखो ये प्रॉब्लम होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के जब ट्रायल हुए तब सब कुछ ठीक ही लग रहा था, बाद में वो वर्स्ट केसेस आपको सामने आने में दिखे। तो वैक्सीन तभी बोली जाती है क्योर के लिए होती नहीं है, ये प्रिवेंशन के लिए ही होती है। एक रीजन ये भी है इसका, तो ये बाद में दिखेंगे। बाकी डेंगू ऑल 2024 में फेज 3 इनका ट्रायल शुरू हो चुका था हमारे इंडिया के अंदर, और 2025 में ये देखो हेल्दी वॉलंटियर्स ने खुद एनरोलमेंट करी। लगभग 10,335 लोग थे जिन्होंने वॉलंटरली बोला कि हम आते हैं आगे पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर द फेज 3 ट्रायल। पार्टिसिपेंट्स को फिर 2 साल के लिए और फॉलो अप करा गया। अभी तक ये चल रहा है प्रोसेस, और अप्रूवल अभी दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो अभी पूरी तरह से कैंपेन्स के लिए अप्रूव नहीं है, पर ट्रायल्स इसके पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। तो ये अभी हुआ नहीं है, डाटा एनालिसिस प्रॉपर होगी उसके बाद जाके देखा जाएगा कि अप्रूवल मिलना है या नहीं। बट दोनों का सेम ही प्रिंसिपल था, इस वजह से ये क्वेश्चन मार्क इरप्ट हुआ। बाकी वही लिखा हुआ है जो मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया कि ब्लड निकाला जाएगा, उसमें कुछ मेथड होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेस्ड, उनके बेसिस पे एंटीबॉडी और एंटीजन के कंपेयर करा जाता है कि एंटीजन का नंबर ज्यादा है या एंटीबॉडी का ज्यादा है, तो उसके बेसिस पे वैक्सीन को चेक किया जाता है। ये ब्राजील का डेटा है जो बिल्कुल स्टार्ट में लिखा था कि 5 लाख की पॉपुलेशन थी, 42 सोवेयर केसेस एंड 0.08% ही बेशक कॉन्ट्रीब्यूशन है जिनके केस में एडवर्स केस आया, बट स्टिल ये कंसर्निंग है नेचर में। दैट्स ऑल। तो 2-3 चीजें थी जो इसमें आपको पता होनी चाहिए थी। एक तो लाइसेंस किससे मिला था, यूएस, कौन था, एनआईएच, कौन सा कंट्रीज को दिया, इंडिया, ठीक है। और कौन सा प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं दोनों, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। ब्राजील और इंडिया नाम याद रख लेना दोनों के, ब्यूटेंटेन डीवी और दूसरा
डेंगू ऑल, डेंगी ऑल। एंड डेंगी के जो फीचर्स थे वो भी 2-4 याद रख लेना। एक तो ये वायरल है, वायरस में भी डेंगी वायरस है, और वेक्टर कौन था इसमें, एडीज एजिप्टाई। और डब्बा बना के साइड में लिख लेना मलेरिया का भी। मलेरिया के केस में क्योंकि वेक्टर अलग आता है, एनोफ्लीज मस्कीटो, फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो, एंड कॉजेटिव एजेंट क्या था, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बड़ी सारी स्ट्रेन्स होती हैं, वाइवेक्स है, फेल्सीपेरम है। फेल्सीपेरम सबसे ज्यादा फेटल होती है, एफ फॉर फेटल, एफ फॉर फेल्सीपेरम। कभी आ जाए सवाल सॉल्व कर लेना।